नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी 2024 के लिए पीटी 365 जो विजन मैगजीन आती करंट अफेयर की वो पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चुनाव आयोग। पॉलिटी के हम कंप्लीट कर रहे थे, पहले हम पॉलिटी की कंप्लीट करेंगे, फिर इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेने के बाद हम इकोनॉमिक्स पे जाएंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम की एक डिले करके आती है, पहले इंग्लिश की आ जाती है फिर हिंदी की आती है। क्योंकि इसको पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी दो भाग में आई हुई है। पहले ये आई है अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 के लिए। जब परीक्षा होगी, परीक्षा के एक दो हफ्ते पहले ये जनवरी से लेके पूरा मई तक का निकाल देंगे करंट अफेयर। पीटी 365 का सेकंड रूप आ जाएगा। तो उसी का आज पहला रूप जो आ रहा है वो चुनाव आयोग। इससे पहले हमने 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें से मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, देखिए, राज्य व्यवस्था। हमने कंप्लीट किए हैं संविधान से संबंधित जितने मुद्दे हैं। ये सबसे पहला टॉपिक इसलिए था क्योंकि ये यूपीएससी के करंट अफेयर से सबसे इम्पोर्टेंट था, संवैधानिक मुद्दे पॉलिटी के सेक्शन से। फिर हमने संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकार की जो कार्य प्रणाली थी, जो इतने भी मुद्दे थे उनको कंप्लीट कर लिया। हमने केंद्र राज्य संबंध को कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने न्यायपालिका से जो भी जितने विवाद थे, जो भी मुद्दे और करंट अफेयर थे, उनको कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या कंप्लीट करने जा रहे हैं? आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं चुनाव आयुक्त के बारे में कंप्लीट करने जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त में आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि वर्तमान में इस वर्ष चुनाव आयुक्त का एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, इसलिए चुनाव से संबंधित जो नए प्रावधान आए उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस पीडीएफ को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। मैं इसमें एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता सकता हूँ या बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से पोर्शन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन बन सकता है, और जो मुझे लग रहा है कि इसको स्किप करना है वो मैं स्किप भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप उसको एक बार पढ़िए, पढ़िए और खुद के एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए कि चुनाव आयोग के बारे में क्या करंट में वो लिख लिया बस। और जो चुनाव आयोग उसका बेसिक है, जो हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा था, वो हमारे दिमाग में है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो आप देखेंगे, एक मिनट देख लूँ विजुअल कैसा आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक। हाँ, पहला जो चुनाव के बारे में पहली हेडिंग जो है वो है, देखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 जो लाया गया उसके बारे में देखेंगे। इसको लेकर संसद में बहुत बवाल हुआ था, आपको पता ही है। इस विधेयक को, इस अधिनियम को लेके, उसी को आज हम देखने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और पदावधि विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है, यानी कि यह अब राष्ट्रपति से पास होने के बाद यह जो कानून बन चुका है। अब इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान पर एक नज़र देख लेते हैं, क्या क्या है। नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब ये है, एक चयन समिति बैठेगी जो कुछ लोगों का चयन करेगी और राष्ट्रपति को बताएगी, और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। जो कि नियुक्ति का प्रावधान किसका है? वो चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनके लिए है। अब चयन समिति में कौन कौन होंगे ये देख लेते हैं। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। पहला, प्रधानमंत्री, जो कि अध्यक्ष होंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होगा। कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो आप देखेंगे, जैसे कि जिनको बहुत ही उच्च किसी का जो कि पोर्टफोलियो दिया गया हो। जैसे कि आप देखेंगे वित्त मंत्रालय हो गया, रक्षा विभाग हो गया। हाँ, इस तरह के जो मंत्रालय के में जो मेन व्यक्ति होता है वो कैबिनेट में आता है। फिर लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता,
मतलब कि विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% वोट चाहिए होता है, आपको पता है? अगर 10% वोट नहीं है, तो कोई ऐसी विपक्षी पार्टी जो विपक्ष में बैठी हो और सबसे बड़ी हो, वो विपक्षी उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है वो चयन समिति में आएगा। खोज समिति, यह समिति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु 5 व्यक्तियों के नाम की एक सूची तैयार करेगी। इस समिति के अध्यक्ष कानून एवं न्याय मंत्री होंगे। ये देखिए, आपने फिर इसको मैं रफ कर दूँ, आपने बहुत सुना होगा जब आप चर्चा में विषय पढ़ रहे होंगे कि ये अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, विपक्ष का कोई एक नेता होगा या कोई बड़ी पार्टी का। तो उसमें बोल लेकिन ये देखेंगे जो खोज समिति है, मतलब जो इन लोग का नाम को खोजेगी, मतलब कि कौन-कौन व्यक्ति को जो चुनाव आयुक्त नियुक्त करना है, उसके लिए कौन जो अध्यक्ष उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो वो 5 लोगों की एक समिति होगी और उसके जो नाम सूची तैयार करेगी, उसके 2 अध्यक्ष होंगे, वो कानूनी मंत्री और न्याय मंत्री होंगे। यह बन गया हमारे जो है यूपीएससी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर से, उससे संबंधित यह मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण एक प्रावधान है। अब देखेंगे पात्रता मापदंड देख लेते हैं, क्या-क्या मापदंड? ऐसे व्यक्ति जो भारत के लिए सचिव के पद के समक्ष रैंक पर हो या ऐसे पद पर रह चुके हों। दूसरा मतलब कुल मिला के आईएएस अधिकारी जो सचिव पे पहुँच चुके हैं, वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, साथ ही उसे चुनाव के प्रबंधन और संचालन का अनुभव होना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है वही व्यक्ति जो आईएएस चुन के जाएँगे, उन्हीं की बात हो रही है। वेतन देख लेते हैं, क्या रहेगा? जो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान वेतन दिया जाएगा। मतलब कि उनके वेतन का जो प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को वेतन मिलेगा, वही नेता वेतन उनको मिलेगा। पुराने वाले में मुझे याद आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के से नहीं, वो शायद उम, मेरे ख्याल से जो कैबिनेट मंत्री के समान था क्या? जो पुराना वाला जो संविधान मतलब अधिनियम था उसमें था कैबिनेट मंत्री के जो आप पाएँगे वेतन वो पाए जाएँगे, लेकिन अभी न्यायाधीश कर दिया गया है। पदावधि देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो कर सकता है। मान लीजिए कि जो व्यक्ति नियुक्त हुआ, वो 6 वर्ष अपनी सेवा देगा या 65 वर्ष की उम्र तक सेवा देगा। 6 वर्ष से तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए उसका रिटायरमेंट 60 वर्ष की उम्र में होना है और वो 52 वर्ष की उम्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नियुक्त हो गया, तो 6 वर्ष तक पूरा देगा। अगर 6 वर्ष अपना 58 साल की उम्र तक पूरा जो है वो मतलब कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा। अगर वह व्यक्ति जो जिसकी रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में होनी है और वह 58 साल की उम्र में नियुक्त हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वह केवल 2 वर्ष के लिए अपनी सेवा देगा क्योंकि 65 वर्ष पूरा हो जाएगा। 65 वर्ष मैंने 60 वर्ष निकल गया, 65 वर्ष हो जाएगा। अब देखते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है, एक बार जब वह अपनी सेवा दे देंगे तो वह पुनः जो है इसके लिए पात्र नहीं होंगे। यदि किसी इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसका कार्यकाल इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के कुल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा। यानी कि एक बार से 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं दे पाएगा और दोबारा मतलब पुनः नियुक्त नहीं हो पाएगा। ये सब है टर्मिनोलॉजी जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोबारा नियुक्ति नहीं होगी, 6 वर्ष से ज़्यादा आप कहते वो नहीं दे सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं या तो 65 वर्ष, ये सब याद रखिएगा। अब एक कार्य संचालन देख लेते हैं। चुनाव आयोग के सभी कार्य सर्वसम्मति से संचालित किए जाएँगे। इसी मामले पर चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के बीच मतभेद की स्थिति होती है, तो बहुमत के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। यानी कि 3 लोग होंगे टोटल, 3 लोग में से किसी भी विषय पे जो वो कि विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ये बहुत ही कॉमन बात है। पद से हटाना और त्यागपत्र देना कैसे? चीफ इलेक्शन कमीशन को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होगी।
2/3 बहुमत, जब ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट वाला। अब चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के बिना अन्य इलेक्शन कमीशन की पद से नहीं हटाया जा सकता। मतलब कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा वह अपने अन्य साथियों को जब तक नहीं बोलेगा हटाने के लिए तब तक वह पद से नहीं हट सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन और कोई भी इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इसकी सिफारिश कर सकता है। मतलब पत्र लिखकर इसकी सिफारिश कर सकता है। 1 मिनट रुकिए। अब आगे देखते हैं। अब है इलेक्शन कमीशन के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय और चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक निर्णय। मतलब कि संविधान में क्या लिखा गया है वो, और अब तक न्यायालय ने क्या बोला है उसके बारे में है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत के संघ और राज्य चुनाव के लिए प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। यह देश में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के आयोजन और उनका संचालन करता है। ध्यान रखिएगा, ये जो राज्य के जो विधान परिषद होते हैं, सॉरी विधान परिषद कह रहे हैं, विधानमंडल तो हो गया, जो वो होता है क्या नाम है पंचायत के चुनाव होते हैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। हाँ, अब अनुच्छेद 324(2) में भारत के राष्ट्रपति जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करता है। आज भी यही प्रावधान है। अब न्यायिक निर्णय क्या क्या आए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक बार पहले देख लें, साइड में दिख रहा है। हाँ, अब है अनूप बरनवाल बनाम भारत संघवाद 2023 में कहा गया था। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त के निर्णय में भारत के प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनी समिति द्वारा होगा। यानी कि जब ये वो आया था, मतलब कि जब बिल आने से पहले उन्होंने एक वाद आया था जिसका नाम था अनूप बरनवाल बनाम भारत संघवाद में ये बोला गया था कि 3 लोग होंगे जो पैनल होगी समिति में, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, भारत के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता होंगे। लेकिन इस बिल को जब यह निर्णय आया उसी के बाद से जो भारत की सरकार जो विपक्ष पक्ष दल का जो नेता है जिसकी अभी सरकार है, उन्होंने एक बिल लाया। उस बिल के माध्यम से जो है वो आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को साइड कर दिया गया और कैबिनेट के किसी मंत्री को रख दिया गया है। इस निर्णय से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार की सिफारिश के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। ये टॉपिक खत्म हुआ। अब देखते हैं चुनावी प्रक्रिया और सुधार के पहलुओं के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत विधिक और न्याय विभाग से संबंधित एक मिनट रुकिए। परेशान हो गया मैं, सब चीज चलता नहीं है। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत विधिक एवं न्याय विभाग से संबंधित संसदीय समिति ने चुनाव प्रक्रिया में विशिष्ट पहलुओं को उनमें सुधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एकल मतदाता सूची के बारे में भारत एक मिनट थोड़ा सा इधर करते तो अच्छे से दिखाई। हाँ, भारत में दो प्रकार की मतदाता सूची तैयार की जाती है, अर्थात सामान्य मतदाता सूची और पृथक मतदाता सूची को। अब संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपाय को देख लेते हैं। अनुच्छेद 324(1) में भारत के चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार
करने तथा उन सभी चुनाव के संचालन की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के अधिनियम के तहत पंचायत व शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की मतदाता सूची तैयार करने व उन सभी चुनाव के संचालन की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। तब जो पंचायत और शहरी निकाय का चुनाव होगा उसको कौन करेगा? उसे राज्य का चुनाव आयुक्त कराता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची मतदाता सूची का निर्माण एवं संशोधन इस अधिनियम के भाग जो है आप देखेंगे 11B की धारा 13D के तहत प्रावधानित किया गया है। अब आगे देखेंगे चुनाव एवं नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणाओं से संबंधित एक सूची निकाली गई है कि गलत जो लोग गलत सूचना देंगे उनके लिए क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है उसके बारे में है। कानूनी सुरक्षा में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 26 में से एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33A में उम्मीदवार को ऐसे अपराध के लिए उनके खिलाफ अदालत द्वारा तय किए गए आरोप के बारे में जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है, जिनके लिए 2 साल से अधिक की सजा या कारावास हो सकती है या दोष सिद्धि हो जाने पर 1 वर्ष या 1 से अधिक के लिए कैद हो सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A या गलत जानकारी देने पर दंड का प्रावधान करती है। अब है मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु हेतु संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं। लोकसभा में अनुच्छेद 84 के तहत देखेंगे और विधानसभा में 173 के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने की आयु जो है वो 25 वर्ष है और लोकसभा के लिए अनुच्छेद 84 और राज्यसभा और विधानसभा के लिए देखेंगे 173 है। राज्यसभा के लिए देखेंगे अनुच्छेद 84 और विधान परिषद के लिए 173 जो है वो 30 वर्ष का प्रावधान करता है। अब आगे देखेंगे एक साथ चुनाव, जबकि अभी आपने हाल ही देखा होगा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद सभी का कहते चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही थी। चर्चा का विषय भी काफी बना हुआ था क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक देश एक चुनाव की बात की थी, तो ये चर्चा का विषय बन गया था। तो उसी के बारे में है। सुर्खियों में क्यों? भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 ये देखिए आ गया टॉपिक, इसके नेतृत्व में पूर्वभूत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यह समिति पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने एवं एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं की जांच के लिए की जा रही है और इसकी सिफारिश भी की जाएगी। अब देख लेते हैं एक साथ चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि है। अनुच्छेद 85 में देखेंगे संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। 172 में आप देखेंगे तो राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल के बारे में है और आप देखेंगे 174 में राज्य विधानमंडल के सत्र और सत्रावसान के बारे में। अनुच्छेद 356 भी जो है वो संवैधानिक मिशनरियों की विफलता के प्रावधान के बाद भी हो सकता है। आप देखेंगे एक साथ चुनाव के बारे में। भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्य विधानसभा और नगरपालिका और पंचायत के चुनाव को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मत डाल सकेंगे, यानी कि ज़्यादा जो वर्क एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी, एक साथ सारे काम हो जाएंगे। तो आपको पता ही है काफ़ी टाइम बचेगा चुनाव आयोग का, जिससे वो अपना कार्य और भी अच्छे से संपन्न कर सकेगी। अस्थिरता जो रहती है वो खत्म हो जाती है इससे। अब देखेंगे एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश
इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान हो, मतलब एक साथ, मतलब ये नहीं कि एक ही दिन नहीं, अलग-अलग दिन में सूची हो सकती है। इस मौजूदा व्यवस्था में के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में चरणवार तरीके से आयोजित किया जाएगा, बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता एक दिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए मत कर सकेंगे, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के लिए एक साथ मत हो सकता है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1967 तक जारी थी। हालांकि 1968 और 69 में सॉरी अ, कुछ विधानसभा और 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद से इस व्यवस्था का क्रम टूट गया था। इस प्रकार राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग-अलग आयोजित होते थे। बाद में 1983 में निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ चुनाव का विचार प्रस्तावित किया गया था। दिनेश गोस्वामी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। ये दिनेश गोस्वामी समिति को याद रखिएगा, ये चुनाव से संबंधित है। अब देखेंगे राजनीति का अपराधीकरण। आप सुनते आए हैं कि नेता बनना है तो पहले आपको अपराधी बनना पड़ेगा। अपराधी बन जाइए, आप नेता हो जाएँगे। उसी का ये मतलब होता है राजनीति का अपराधीकरण हो जाना। हाल ही में लिखते हैं अगले हाल ही में भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभा के वर्तमान सांसदों की विश्लेषण जो 2023 शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की गई। एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि कितने-कितने लोग जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा जारी की गई। 1999 में आईआईएम 26 मतलब कि वो नीचे नाम फुल फॉर्म लिखा हुआ है। अहमदाबाद के प्रोफेसरों का एक समूह ने एडीआर की स्थापना की थी। इस समय एडीआर बहुत चर्चा में चल रहा है क्योंकि उसने चुनावी बॉन्ड को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। तो एडीआर को याद रखिएगा, ये अहमदाबाद के प्रोफेसरों का एक संघ है जो कि 1999 में बनाया गया था। केरल में ऐसे सांसदों की संख्या सबसे अधिक है जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र का स्थान आता है। केरल में सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा, पूछ लेगा, हो सकता है केरल कर्नाटक लिख दे, लेकिन आपको ध्यान रखना है केरल में ऐसे सांसदों के सबसे ज़्यादा हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले सबसे ज़्यादा हैं। राजनीति का अपराधीकरण से आशय आपराधिक कानून अपराधियों, कानून तोड़ने वाले और भ्रष्ट व्यक्तियों को राजनीति में प्रवेश से है। इधर देख लेते हैं चुनाव सुधार से संबंधित अलग-अलग जो आयोग और समितियां कौन बनी हैं। एन बोहरा समिति 1993 में बोला गया है। इस रिपोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण का तथ्य प्रकट किया गया है कि ऐसे देश को अलग-अलग हिस्सों में मौजूदा आपराधिक गुट, पुलिस, नौकरशाही और राजनेताओं के बीच संगठक रूप स्पष्ट रूप से समान आई है। अन्य आयोग देखते हैं कौन है। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2001 और दूसरी प्रशासनिक जो आयोग सुधार की रिपोर्ट 2005 में आई थी वो। अब देखते हैं कि दोषी ठहराए गए, एक मिनट रुकिए, दिख कैसा रहा है साइड में वाला, हाँ स्पष्ट दिख रहा है। दोषी ठहराए गए उम्मीदवारों के लिए के संदर्भ में कानूनी सुरक्षा उपाय क्या क्या है वो देख लेते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार कोई भी कानून निर्माता, विधायक या सांसद जिसके काम से कम 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई हो, दोषी ठहराए जाने पर सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। साथ ही उसकी यह सजा 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। टोटल मिला के 8 वर्ष की बात होती है। राहुल गांधी के केस में आपने देखा था, ये बहुत ज़्यादा चर्चा का मुद्दा उठा था। हम उसके आगे देखते हैं क्या है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) के तहत, इसके तहत किसी मामले में दोषी ठहराए गए सांसद विधायकों को अपनी दोष सिद्धि के निर्णय के खिलाफ की गई अपील से निपटान होने तक पद से बने रहने की अनुमति मिलती है। उन्हें उच्चतम न्यायालय की 3 माह के भीतर अपील करने की अनुमति होती है, मतलब 3 माह के भीतर आप अपील कर सकते हैं। और लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। धारा 4 जो थी
वो उसमें ये बताया गया था कि आप अपील कर सकते हैं, इस सब के 3 माह के भीतर इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लिली थॉमस वाद आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या क्या आए हुए हैं। भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2000 की एक निर्णय आया था। इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के जीवन से जुड़े कानूनी मामले के बारे में जानने का मूल अधिकार है। बहुत अच्छी बात है ये। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघवाद 2004 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33B को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया था। यह धारा उम्मीदवार को केवल अधिनियम के तहत ही जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था। तब इसमें यह था कि जो भी पार्टी किसी आपराधिक व्यक्ति को चुनेगी तो वो कारण बताएगी क्यों हम चुन रहे हैं, इसके ऊपर क्या क्या आरोप हैं, इसके बारे में उल्लेख करेगी। अब है राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा वाद 2020। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के निर्णयों में दोहराया। साथ ही न्यायालय के निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी गैर अनुपालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट करे। अब चुनावी फंडिंग, इलेक्शन फंडिंग जो है वो तो आप जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है अपने आप में। यही एक विषय है जो पूरे इंडिया में जोरों शोरों से छाया हुआ है। सब इसका इंतजार कर रहे हैं कब इलेक्शन कमीशन कुछ अपने बोले और उसके बारे में वो हो जाए, मतलब कि पता चले कौन किसको फंडिंग कर रहा है। क्योंकि जो चुनावी बॉन्ड था उसको तो उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसके बारे में 1 मिनट रुकिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड जारी करने के राजनीतिक दलों को धन का डेटा पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए 30 सितंबर 2023 तक डेटा मांगा गया है। एक बार फिर इसको देखते हैं क्योंकि मुझे 30 सितंबर 2023 तक का डेटा मांगा गया। अच्छा ठीक है, 30 सितंबर तक का डेटा मांगा गया है। अब 2019 में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राजनीतिक दलों से प्राप्त चुनावी बॉन्ड का जो डेटा था कुछ इसमें निर्देशन का पालन। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ने खुलासा किया है कि केवल 25 राजनीतिक दलों को ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुए हैं। प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले हैं। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। चुनावी बॉन्ड वस्तुतः धारक को मिलने वाला ब्याज रहित या ब्याज मुक्त में लिखित होता है। इसे भारत का कोई भी नागरिक या भारत में निगमित स्थापित कंपनी संस्था खरीद सकती है। केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉन्ड बेचने को अधिकृत है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 2017-18 में की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन्हें 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ में बेचा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड को केवाईसी नियमों के पालन में खोले गए खाते के जरिए ही खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी कितनी भी संख्या में बॉन्ड खरीद सकता है। ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये याद रखिएगा, 4-4 महीने के गैप में आप देखेंगे, 3-3 महीने के गैप में खोलने की बात की गई है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और देखेंगे अक्टूबर में खोलने की बात कही गई है। और ये 10 दिन की अवधि के लिए खोला जा सकता है। 10 दिन की अवधि के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे चुनावी बॉन्ड के सभी लेन-देन चेक या डिजिटल माध्यम से किए जा सकते हैं। दानदाताओं की पहचान को गोपनीय रखी जाती है। इससे उसके राजनीतिक जुड़ाव के
के बावजूद प्रतिशोध या धमकी का जोखिम कम हो जाता है। अब अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ देख लेते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा मतलब एक ऐसे पार्टी जो इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा किस बेस पे दिया जाएगा उसके बारे में इसमें उल्लेख है, क्योंकि अभी देखेंगे आप आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। अब चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राजनीतिक दल राजनीतिक 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए मापदंड निर्धारित करता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल पार्टी और आम आदमी पार्टी। अब आपको ध्यान रखना है, भारत में राष्ट्रीय दल की कितनी पार्टी हैं? याद रखिए 6 पार्टी हैं। हो सकता है इन सभी का नाम दे दे और पूछ ले इसमें से कौन कौन सा जो है आपका राष्ट्रीय दल की पार्टी है। ध्यान रखिएगा 6 पार्टियां हैं। किसी दल का राष्ट्रीय दर्जा होना कैसे निर्धारित होता है, किसी दल को राष्ट्रीय दर्जा कैसे मिलता है, उसके बारे में इसमें उल्लेख है। लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव में वोट से उस दल को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। यानी कि आप देखेंगे कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट होना चाहिए और लोकसभा में उसके 4 कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा कि लोकसभा की सीटों के आधार पर उस दल को कुल लोकसभा में सीटों का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए। इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों में होने चाहिए। कम से कम 3 राज्यों में होने चाहिए और 2% वोट होना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। 4 राज्यों में उनके जो राज्य के दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए, ये भी बात है। अब आगे देखेंगे राष्ट्रीय दल के दर्जे के क्या लाभ हैं, मतलब कि जो कोई पार्टी राष्ट्रीय दल बन जाती है उसका लाभ क्या-क्या है वो इसमें बताया गया है। पूरे भारत में इनके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को उन इसके आरक्षित चुनाव चिन्ह और अनन्य तौर पर आवंटित किया जा सकता है। किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि नामांकन दाखिल कर सकें। बस ये बात है रखिएगा। उसके आगे देखते हैं आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा भी प्राप्त होती है। यह अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नामित कर सकते हैं, जबकि अन्य दलों की अधिकतम 20 स्टार प्रचारक को नाम कर सकते हैं। मतलब जो जो आपके वो देखेंगे स्टार प्रचारक होंगे, राष्ट्रीय दल में 40 होंगे, वैसे आपको सिर्फ 20 मिलते हैं। अब स्टार प्रचारक के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा इसमें पूछता भी नहीं है तो ज़्यादा उसको हम लोग कवर भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना एग्ज़ाम में पूछने का और बाकी तो आप खुद से पढ़ेंगे ना। स्टार प्रचारक, भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी स्टार प्रचारकों को एडवाइजरी की सलाह दी है। वे आदर्श आचार संहिता का प्रावधान का पालन करें, साथ ही वे कुछ भी ऐसे बोलने से बचें जो चुनाव के माहौल को खराब कर सकता है। स्टार प्रचारक के बारे में देख लेते हैं। स्टार प्रचारक को राजनीतिक दल नामित करते हैं। ये निर्धारण अवधि के लिए कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रचार करते हैं। स्टार प्रचारक किसे बनाया जाता है या इसे नहीं बनाया जा सकता, यह निर्धारण करने वाला कोई कानून उपलब्ध नहीं है। कोई कानून उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसे नियमावली नहीं है अभी तक कि किसको आप कि स्टार प्रचारक बना सकते हैं। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत स्टार प्रचारक की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भारत के निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। ऐसे चुनाव को अधिसूचित जारी होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 40
स्टार प्रचारक हो सकते हैं और गैर मान्यता प्राप्त लेकिन पंजीकृत राजनीतिक दलों को 20 स्टार प्रचारक। चुनावी व्यय। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अनुसार किसी राजनीतिक दल के प्रचार कार्यक्रम के लिए हवाई या परिवहन की अन्य साधन से की गई यात्रा की व्यय उम्मीदवारों के चुनावी व्यय के रूप में नहीं गिना जाएगा। मतलब उनके आने जाने के लिए जो भी होगा वह जो एक राशि तय की गई उसमें नहीं गिना जाएगा। अब है मुफ्त उपहार के बारे में देखने जा रहे हैं हम। अब है मतदाताओं को लुभाने हेतु मुफ्त उपहार, मुफ्त शराब जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया गया है। चुनाव मुक्त उपहार राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों के भाग के रूप में तर्कहीन मुक्त उपहार की पेशकश वितरण की गई है, जैसे प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन सेट आदि निःशुल्क। हाँ, इस एसओपी का उद्देश्य विधानसभा और आम चुनाव के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, नशीली पदार्थ, मुफ्त उपहार तथा तस्करी की वस्तुओं के इस्तेमाल को रोक लगाने के लिए है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब देखेंगे चुनावी खर्च के बारे में, देख लेते हैं एक बार। हाल ही में अलग अलग राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ हफ्ते पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इस कदम ने निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यय निगरानी नियमों की खामियों को उजागर किया है। ये नियम उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होने के बाद ही उनके व्यय के लेखन का प्रावधान करते हैं, ना कि चुनाव की घोषणा की तिथि के समय। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 की धारा 77(1) के अनुसार उम्मीदवारों की अपेक्षा की जाती है कि नामांकन की तारीख से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक अपने खर्च का हिसाब रखते हैं। चुनाव खर्च के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा की खर्च करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 123(6) के तहत भ्रष्ट आचरण का माना जाता है। अब आ रहा है उसके बाद नेक्स्ट है चुनाव साक्षरता के बारे में इलेक्शन कमीशन जो चला रहा है वो देख लेते हैं। हम्म। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी साक्षरता को देश भर के स्कूल तक ले जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। चुनाव साक्षरता पर समझौता हस्ताक्षर पर जुड़े प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के पाठ्यक्रम के मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पहले। उसके बाद देखते हैं सुव्यवस्थित। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, चला गया। सुव्यवस्थित मतदाता सूची एवं निर्वाचन भागीदारिता कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन की एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत के मतदाता शिक्षा प्रदान करना और मतदाताओं के बीच जागरूकता को प्रदान करने से संबंधित है ये, और इसमें कुछ नहीं है। ये बस ये ध्यान रखिए कि 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की गई है। अब है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। हाँ, इसके बारे में चाय पीने का मजा ही अपना कुछ और आता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एनकोर के माध्यम से उम्मीदवारों एवं चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंध के लिए एक इन हॉल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। बस ये ध्यान रखिएगा, इनकोर क्या है आप ध्यान करिएगा। सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि क्या है। ये आपको मिलेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक चुनाव प्रणाली के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है, कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। अब वीवीपैट के बारे में देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिया ने ईवीएम वीवीपैट प्रणाली का बचाव किया है और डेटा को 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग वाली एक याचिका को पुनर्व्यवस्थित किए जाने की बात की, मतलब कि फिर से तो बात की गई है। ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 56D की और 49 MN जो है वो वीवीपैट वेरिफिकेशन से संबंधित मतदाताओं द्वारा
व्यक्त की गई सभी चिंताओं के निवारण का प्रबंध करता है। वीवीपैट मतदाताओं को 7 सेकंड के लिए एक प्रिंटिंग स्लिप देखने की सुविधा देता है। स्लिप इस स्लिप में चुने हुए उम्मीदवार का क्रम, नाम और प्रतीक दर्शाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, 7 सेकंड के लिए इसमें शो करता है। जिस भी आप पार्टी को देंगे वोट, उसको 7 सेकंड के लिए दिखाता है बस। अब इसके बाद ये जो चुनाव वाला हमारा खत्म हो गया है। अब महत्वपूर्ण अधिनियम और विधेयक के बारे में देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। महत्वपूर्ण अधिनियम और विधेयक, साल भर में जितने भी अधिनियम और विधेयक आए हैं उनके बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।